जय हिंद। आज से आप लोगों को इकोनॉमी के कुछ बेसिक टॉपिक शुरू करेंगे। तो शुरू करते हैं जीडीपी। तो जीडीपी क्या होती है ये सबसे पहले पता होना चाहिए। तो जीडीपी जो होती है ये एक देश की सीमा के भीतर एक वित्तीय वर्ष में समस्त उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य के कुल योग को उस देश का जीडीपी कहते हैं। ठीक, तो हमने बताया कि एक देश के सीमा के भीतर एक वित्तीय वर्ष में तो आप लोगों को वित्तीय वर्ष पता होगा कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक जो होता है। फिर समस्त उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य के योग को उस देश का जीडीपी कहते हैं। तो हमने बताया कि अंतिम वस्तुओं सेवाओं के मूल्य को। तो जैसे क्या हुआ कि एक कोई कंपनी है, तो कंपनी अगर कार को असेंबल कर रही है तो पहिए किसी अन्य कंपनी से लेंगे और उसके जो अन्य पार्ट हैं किसी अन्य कंपनी से लेंगे। तो जो पहिए अगर वो पहिए को परचेज़ करेगी तो उस पहिए के मूल्य को जीडीपी में ऐड नहीं किया जाएगा, उस कार के मूल्य को जीडीपी में ऐड किया जाएगा जब उस अंतिम रूप से कार जो पूरी जो तैयार हो जाएगी, जब कार को बेचा जाएगा तो उसी के मूल्य को भारत की जीडीपी में जोड़ा जाएगा। ठीक है, तो हमने इसमें बताया ठीक ये हो गया। और इसमें एक चीज़ महत्वपूर्ण होती है कि इसमें ये महत्वपूर्ण नहीं होता है कि वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन कर कौन रहा है, इसमें ये महत्वपूर्ण होता है वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन हो कहाँ रहा है। ठीक, तो ये माना एक देश की सीमा है, तो इस देश की सीमा के भीतर अगर कोई एक विदेशी कंपनी अगर वस्तुओं सेवाओं के उत्पादन कर रही है, ठीक, तो उसके मूल्य को भारत की जीडीपी में जोड़ा जाएगा। ठीक है, और इसमें क्या होता है, इसमें होता है एक होता है पुनर्विक्रय, एक होता है हस्तांतरण भुगतान, ठीक, एक होता है बिना मूल्य की सेवाएं। ठीक है, तो जीडीपी में पुनर्विक्रय को शामिल नहीं किया जाता है। जैसे हमने पिछला भी एग्जांपल दिया था कार, अगर उस कार को सेकंड पर्सन को बेचा जाता है, ठीक, तो उस विक्रय मूल्य को जीडीपी में नहीं जोड़ा जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि जीडीपी में विक्रय मूल्य को शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, और ये हस्तांतरण भुगतान क्या होता है, हस्तांतरण भुगतान जो होता है जैसे जो पेंशन के रूप में दी जाती हैं, जो छात्रवृत्ति के रूप में दी जाती हैं, पेंशन और छात्रवृत्ति। ठीक है, और बिना मूल्य की सेवाएं, तो वैसी सेवाएं जो सेवाएं तो दी जा रही हैं लेकिन उनका कोई मूल्य नहीं है, उनके बदले उनको कोई पैसा नहीं दिया जा रहा है। जैसे क्या होता है कि जो घर के लोग जो होते हैं, जो परिजन लोग होते हैं, उनके द्वारा जो सेवाएं दी जाती हैं, इसको केयर इकोनॉमी भी कहते हैं, केयर इकोनॉमी। ठीक, इनके द्वारा जो सेवाएं दी जाती हैं इसके भी मूल्य को जीडीपी में नहीं जोड़ा जाता है। ठीक है, अब हो जाएगा कि जीडीपी की गणना 3 आधार पे होती है। जीडीपी की गणना 3 आधार पे होती है। एक होता है बाजारी मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद, बाजारी मूल्य पर जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। एक होता है आधार मूल्य पर जीडीपी,
ठीक। एक होता है लागत मूल्य पर जीडीपी, ठीक है। तो इसको कहते हैं इंग्लिश में नॉमिनल जीडीपी या जीडीपी एट मार्केट प्राइस या जीडीपी एट करंट प्राइस। इसको कहते हैं रियल जीडीपी, ठीक है। इसको कहते हैं जीडीपी एट फैक्टर कास्ट, जीडीपी एट फैक्टर कास्ट, ठीक। तो अब शुरू करते हैं ये बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद। तो बाजारी मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद, बाजारी मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है कि इसकी गणना के समय बाजार दर पर वस्तु एवं सेवाओं के मूल्य की गणना की जाती है, ठीक है। अर्थात इसमें मुद्रास्फीति, और मुद्रा संकुचन, मुद्रास्फीति और मुद्रा संकुचन के प्रभाव को शामिल किया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि यदि वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन ना भी हो रहा हो, ठीक है, यदि केवल मूल्य में बढ़ोतरी से भी जीडीपी बढ़ती हुई दिखाई देती है, ठीक। इसमें यदि वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन, यदि उत्पादन ना भी हो रहा हो, सिर्फ मूल्य में बढ़ोतरी से भी जीडीपी बढ़ती हुई दिखाई देती है, ठीक। ये हो गया। अब ये होता है आधार दर पर जीडीपी, ठीक। तो जैसे क्या होता है, इसके लिए एक आधार वर्ष तय किया जाता है जो भारत में 2011-12 है, ठीक है। तो आधार दर पर सकल घरेलू उत्पाद की गणना करते समय इसमें मुद्रास्फीति और मुद्रा संकुचन के प्रभाव को दरकिनार कर दिया जाता है, अर्थात इसको इसमें शामिल नहीं किया जाता है, इसके प्रभाव को। मुद्रास्फीति, जिसको आम बोलचाल की भाषा में महंगाई कहते हैं, और मुद्रा संकुचन, ठीक है, मुद्रा संकुचन। तो क्या होता है कि इसमें आधार दर पर जो जीडीपी गणना की जाती है, तो इसमें मुद्रास्फीति और मुद्रा संकुचन के प्रभाव को दरकिनार कर दिया जाता है, अर्थात इसमें इसको रियल जीडीपी इसलिए कहते हैं क्योंकि जब वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन होगा तभी जीडीपी बढ़ती हुई दिखाई देती है। इसी के आधार पर, इसी के रिस्पेक्ट में जो जैसे 2020-21 है, 2021-22 है, की गणना की जाती है, ठीक। फिर एक होता है, फिर लास्ट बचता है लागत मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद। लागत मूल्य पर जीडीपी, ठीक है। इसको जीडीपी एट फैक्टर कास्ट भी कहते हैं, जीडीपी एट फैक्टर कास्ट, ठीक है। तो क्या होता है कि जब बाजारी दर पर वस्तु एवं सेवाओं की गणना की जाती है तो इसमें क्या होता है कि इसमें अप्रत्यक्ष कर और सब्सिडी को भी जोड़ दिया जाता है, ठीक। तो इसमें क्या होता है कि जब बाजारी दर पर जीडीपी की गणना की जाती है तो इसमें अप्रत्यक्ष कर एवं सब्सिडी, जिसको हिंदी में परिदान कहते हैं, ठीक है, उसमें अप्रत्यक्ष कर और सब्सिडी का प्रभाव दिखाई देता है। तो ये अप्रत्यक्ष कर क्या करते हैं, जीडीपी को बढ़ा देते हैं, ठीक। और ये परिदान क्या करते हैं, जीडीपी को नीचे लाते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम जीडीपी एट फैक्टर कास्ट पे गणना करते हैं तब अप्रत्यक्ष कर और सब्सिडी के प्रभाव को खारिज कर देते हैं, मतलब इसको हटा देते हैं, इसको इसमें शामिल नहीं किया जाता है,
इसमें अप्रत्यक्ष कर, एवं परिधान, इसको जो है शामिल नहीं करते हैं इसमें। ठीक, तो क्या होता है, जीडीपी एट फैक्टर कास्ट। ठीक है, तो इसको एक मिनट, तो इसको क्या हमने बताया कि नॉमिनल जीडीपी, ये बताया कि नॉमिनल जीडीपी मतलब बाजारी दर पर सकल घरेलू उत्पाद, इसमें से इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है, अप्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर को घटा देते हैं और परिधान को जोड़ देते हैं। ये हो गया हमारा जीडीपी एट फैक्टर कास्ट। ठीक है, तो हमने आपको आज बताया कि जीडीपी क्या होती है और जीडीपी की गणना कितने आधार पर की जाती है। इसमें बताया कि हमने बाजारी दर पर सकल घरेलू उत्पाद और आधार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद और लागत मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद। हाँ, और एक चीज़ है कि जीडीपी की गणना करता कौन है, ये पता होना चाहिए। जीडीपी की गणना कौन करता है? जीडीपी गणना एनएसओ करता है, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। ठीक है, जो ये मोस्पी के अंतर्गत कार्य करती है। ठीक है, तो आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म करते हैं।